नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। रोज शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी कई विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब विपक्ष ने परिवार को लेकर पीएम मोदी पर ही वार कर दिया और कहा कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवार क्या जाने। इस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया और कहा कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देखिए रिपोर्ट। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले परिवारवाद पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की कमान उन्हें नेताओं के हाथ है जिन पर परिवारवाद की छाप है। मसलन राहुल गांधी, गांधी परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, स्टालिन, करुणानिधि। भाजपा इसी को लेकर विपक्ष पर वार कर रही है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? इस पर इंडी गठबंधन के अहम सदस्य लालू यादव ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा, जो परिवार विहीन है वो परिवारवाद को क्या जाने। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के इस बार पर पीएम मोदी ने भावनात्मक पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद पर बोलते हैं तो लोग उनके परिवार पर सवाल उठाते हैं, जबकि देश ही उनका परिवार है। देश के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ा। परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पीएम के इस बयान के बाद भाजपा के सभी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया बायो पर मोदी का परिवार लिख लिया है और उनके समर्थन में कूद पड़े, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक है। देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा के साथ जो देश को गुमराह कर सकती है वो पूरा प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी पार्टी अपर साइड है, पार्टी बड़ी है, नेता बाद में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूल को बदल लिया। अब वो कहता है मोदी परिवार, यानी बीजेपी परिवार, संघ परिवार से बड़ा मोदी परिवार। ये अपने आप में मैसेज क्या गया कि डिक्टेटरशिप की ओर देश जा रहा है। भाजपा शुरू से ही अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती आई है। वो जिन विशेषताओं पर अपने को दूसरी पार्टियों से अलग बताती आई है, उनमें परिवारवाद प्रमुख है। और विपक्ष के इंडी गठबंधन के खिलाफ भाजपा ने इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है, तो विपक्ष पीएम पर ही हमलावर है। देखना यह है कि परिवारवाद को लेकर किसका प्रहार ज्यादा चोट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। शाहजहांपुर में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम चाहते हैं कि आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल के इस बयान के बाद हिंदुत्व पर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। भर्जनम भवभीजानाम अर्जुनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रमेति गर्जनम। राम का नाम भवरोग को नष्ट करने वाला है, सुख समृद्धि का साधन है, यमदूतों को भी भयभीत करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं व्यापा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। गांधी हो या लोहिया, सबकी संकल्पना राम राज की थी। राम आज भी सियासत में उतने ही प्रासंगिक हैं, खासकर जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराकर पहले से हिंदुत्व को लेकर घिरी कांग्रेस के सामने राहुल गांधी ने फिर मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि राहुल गांधी ने बात मोदी सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने और जनहित के मुद्दों से मुंह चुराने का आरोप लगाते हुए कही, लेकिन इसने भाजपा को हिंदुत्व के मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का मौका दे दिया। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव के लिए अब उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रही है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हल्लेई। राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस का ये घमंडिया गठबंधन की मति बुद्धि का हरण हो गया है। इसलिए ये जब भी बोलेंगे राम के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, और जो राम के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाएंगे जो राम का विरोध करेंगे। राहुल जी का जो कहना है अपनी जगह सही है कि मोदी जी के राज में सब चंगा मंगा नहीं है, सिर्फ इस तरह का दिखावा है कि मोबाइल हाथ में है, ठाके लग रहे हैं, खाना मिला है कि नहीं मिला उसकी फिक्र नहीं है। और उसका परिणाम ये है कि आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी के बारे में राहुल गांधी के जो बयान है वो सही है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा उपयुक्त कोई हो भी नहीं सकता। कांग्रेस के बारे में बात कही जाती है कि वो हिंदुत्व के मामले में अक्सर कंफ्यूज हो जाती है और इसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। उनके कई ऐसे बयान रहे जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मसलन हिंदुत्व पर चूकी जुबान। अमेरिकी राजदूत से कहा, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदू संगठन। फ्रांस में बोले, हिंदू राष्ट्रवादियों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। मंदिर की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है सांसद, मतलब मूर्तियां शक्तिहीन होती हैं। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुत्व की लहर चल रही है। वजह जो हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेताओं के न जाने से लोगों में नाराजगी है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान चुनाव में क्या असर डालता है और कांग्रेस इस पर कैसे काउंटर करती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन हो चुका है। इस दौरान राहुल गांधी ने 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया। मुरैना से रतलाम तक उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया। मुरैना से रतलाम तक उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का पैसा अरबपतियों को दे दिया। बैंक अंबानी और अडानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, लेकिन बेरोजगारों को कर्ज नहीं मिलता। नोटबंदी और GST को लेकर कहा कि इससे अमीरों को फायदा हुआ। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश का एक्सरे करने जैसा है। वो चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले। इसके लिए क्रांतिकारी कदम है जातिगत जनगणना। उससे पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितना धन है। यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने सीधे PM मोदी को निशाने पर लिया। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहाँ आपकी जमीन छीनते हैं,
हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है। मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है। कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। राहुल ने ग्वालियर चंबल से न्याय यात्रा का आगाज किया तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसी अंचल में सभाएं कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तगड़ा पलटवार किया। राम मंदिर की लहर के बीच कांग्रेस सपा गठबंधन को निशाने पर लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को कार सेवकों की हत्या का पाप का भागीदार बताया। भैया साहब पैदल घूम रहे हैं, उनकी पार्टी ने पहले तो भगवान राम का विरोध करा, भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करा, और आप क्या कहते, राम आपके ही नहीं, राम हमारे भी है। हाँ भैया, हमारे और तुम्हारे राम में ये अंतर, हम तो जय श्री राम करके कार सेवा का आंदोलन करने गए और तुम और तुम्हारे साथ वालों ने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने पीठ थपथपाई उनको। ये पाप आपके माथे है, इसको कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चुनावी माहौल बनने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं भाजपा ने भी इस यात्रा को बेअसर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल ने नाकामियों का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरा। जातिगत जनगणना की मांग से ओबीसी को न्याय सभा कर आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। अग्निवीर पटवारी परीक्षा से उन्होंने युवाओं को भी पाले में लाने का प्रयास किया। एमएसपी का वादा कर उन्होंने किसानों को लुभाया, तो वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कार सेवकों के संहार के पाप में कांग्रेस को भागीदार बताकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के सभी अस्त्रों को एक ही वार से बेअसर करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। लोकसभा चुनाव के पहले राम पर सियासत तेज हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राम वन गमन पथ के विकास के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने से पीछे नहीं हट रही है। देखिए रिपोर्ट। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह गीत जल्द ही देश भर में एक बार फिर गूंजने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के काम के साथ राम के सहारे आगे बढ़ रही है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसी एजेंडे पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी आगे बढ़ गई है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। भगवान राम ने अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश में व्यतीत किया। वनवास काल में चित्रकूट उनकी तपोस्थली रही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से ही होकर वो दंडकारण्य गए। भगवान राम के वन गमन पथ को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी के तहत चित्रकूट को 150 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी दर्शन योजना के तहत चित्रकूट घाट पर आध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हम भगवान के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उस प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे। जिसको जो सोचना है सोचे, जो कहना है कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को हम संस्कृति से हटा दें, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बताया। जय जय श्री राम। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक, जहां दुबई में हमारे
जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। बात राम वन गमन पथ की हो या राम मंदिर की, कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने से चूकती नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि राम वन गमन पथ के विकास की योजना कमलनाथ सरकार ने तैयार की थी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राम भाजपा के लिए सियासत के विषय है, जबकि कांग्रेस के लिए आस्था के। भाजपा को चुनाव के समय ही राम याद आते हैं, वहीं भाजपा कांग्रेस की राम भक्ति पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पहले देश को धर्म में बांटा, पंथ में बांटा, अब जातिवाद में बांट रही है। विकास की धारा ही प्राथमिकता है और प्रभु श्री राम हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां जहां सांस्कृतिक अभ्युदय की जरूरत पड़ेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता से उसको करेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का उद्धार हो, और उसी प्रकार से आज चित्रकूट की नगरी राम राजा की, ये लगातार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। जिन योजनाओं के लिए वो काम कर रहे हैं, वो सब योजनाएं कांग्रेस की। ये राम वन गमन पथ किसने बनाया? छत्तीसगढ़ में जो है बघेल साहब ने बनवा दिया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने शुरुआत की इसकी। ये तो 2007 से कुंडली मारे बैठे थे। गौशालाएं किसने बनवाई? कमलनाथ ने बनवाई, जिसपे सरकार ने ताले डाल रखे थे। तो ये जो सारे काम है कांग्रेस ने किए, ये पर्चियां चिपकाते रहते हैं। चूंकि इनके पास है क्या विजन, है क्या कोई दृष्टिकोण है? भगवान राम भाजपा के लिए शुरू से ही सहारा है। 90 के दशक के बाद भाजपा राम मंदिर के आंदोलन से ही आगे बढ़ी। कभी नारा लगता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब लगने लगा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तय है कि इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसके काउंटर के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है। लेकिन मामला हिंदुत्व का हो और कांग्रेस कंफ्यूज ना हो, ऐसा कहां हो सकता है? जय श्री राम बोलो और भूखे बनो। ऐसे में कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का कितना फायदा मिलता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सबने सुना है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या आधी आबादी को उसका अधिकार मिल गया है? ये सवाल सियासी गलियारों में भी उठ खड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सबने सुना है, लेकिन क्या है हकीकत? क्या आधी आबादी को उसका अधिकार मिल गया है? ये सवाल सियासी गलियारों में उठ खड़ा हुआ है। वो इसलिए कि देश की संसद ने महिलाओं को 33% भागीदारी भले ही दे दी हो, फिलहाल तो महिलाओं को बराबरी का हक देने का दावा कोई दल नहीं कर सकता। इसे कुछ आंकड़े में समझ लेते हैं। आधी आबादी, अधूरी भागीदारी। 2008 में कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें 8 ने चुनाव जीता। 2008 में भाजपा ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, इनमें से 14 ने जीत दर्ज की। 2013 में भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशी उतारी और 22 पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी। 2013 में कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन केवल 6 ही जीत सकी। 2018 में कांग्रेस ने 27 महिलाओं पर दाव लगाया और 9 चुनी गई। 2018 में भाजपा ने 24 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 11 जीतकर विधानसभा पहुंची। 2023 में बीजेपी ने 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इनमें 21 जीत कर आई। 2023 में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन इनमें केवल 5 ही जीत कर आ पाई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार तय किए हैं, इनमें मात्र 4 महिलाएं हैं। इस तरह पिछले 20 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को 15% से अधिक की भागीदारी नहीं दी है। ये बात अलग है कि महिला कल्याण के दावे में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस को अगर कोई माननीय लगा, सम्माननीय लगा और कांग्रेस ने जिनकी चरण वंदना की है, तो वो केवल और केवल गांधी परिवार है। महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा जी बनी, वो केवल इसलिए क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बनी क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आती हैं। बिना किसी चुनाव को लड़े हुए प्रियंका गांधी महासचिव बनी क्योंकि वो उस वंदनीय परिवार से आती हैं। उन आम कार्यकर्ताओं का क्या, जिनको कांग्रेस पार्टी टंचमाल समझती है, कभी आइटम कहकर संबोधित करती है तो कभी तंदूर कांड में झोंक देती है। भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने देश के अंदर सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को, आदिवासी समाज से आने वाली महिला को बैठाया है। एक लौती ऐसी पार्टी है जिसने महिला विदेश मंत्री बनाई, वित्त मंत्री बनाई, रक्षा मंत्री बनाई, 11 कैबिनेट मंत्री दी और सर्वाधिक मुख्यमंत्री जो है महिला देश के अंदर दी है। अंतर बहुत स्पष्ट है। देखिए, बीजेपी का मामला है तो आप बीजेपी से पूछिए, उनने क्या किया क्या नहीं किया वो जाने।
वो लोग विश्व के जो है गुरु लोग हैं। हमारी पार्टी ने क्या किया ये हम बना देते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हमने बनाई, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमने बनाई, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हमने बनाई, भारत की पहली महिला गवर्नर हमने बनाई। इसके बाद जो है भारत में सबसे दुनिया के सारे देशों का आप चर्चा करें, अमेरिका में आज़ादी के 70 साल बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। भारत तो जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन से हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी भले ही किसी ने ना दी हो, चुनाव में उन्हें साधने में कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ता। 2023 का विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस रहा। भाजपा ने लाडली बहना योजना लॉन्च की तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना, महिलाओं की नकद मदद और 500 में सिलेंडर देने का वादा किया गया। अब लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर फिर नया दांव चला है। देखना ये है कि शक्ति का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की धुंध अभी बैठी भी नहीं कि कांग्रेस को झटका लग गया है। राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही टूट गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी समेत कई बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर भगवा ब्रिगेड ज्वाइन कर ली है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की धुंध अभी बैठी भी नहीं कि कांग्रेस को झटका लग गया। राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी समेत कई बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर भगवा ब्रिगेड ज्वाइन कर ली है। इन्होंने छोड़ा हाथ का साथ। सुरेश पचौरी 4 बार के राज्यसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेताओं में एक। संजय शुक्ला इंदौर 1 सीट से कांग्रेस के विधायक रहे। पिता दिवंगत विष्णु प्रसाद शुक्ला भाजपा के बड़े नेता रहे। विशाल पटेल इंदौर की देपालपुर सीट से कांग्रेस के विधायक रहे। पिता जगदीश पटेल भी कांग्रेस नेता रहे। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी 3 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे। इनके साथ ही कई और नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। इनमें पचौरी के करीबी भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व विधायक सतपाल पलिया, अर्जुन पलिया, जबलपुर के कांग्रेस नेता आलोक चंसोरिया के नाम शामिल हैं। कांग्रेस छोड़ते ही सुरेश पचौरी ने कहा कि कांग्रेस के सनातन विरोध और जातीय संघर्ष बढ़ाने वाली बातों से उनका दम घुट रहा था। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने और जातीय जनगणना की मांग को गलत बताया। न जात पर न पात पर, वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। जहाँ तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूँगा, भगवान श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा, एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण। फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या? सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पचौरी और उनके साथियों का स्वागत किया तो वहीं उन्हें राजनीति का संत तक कहा। अच्छे स्थापित सुचिता के साथ सुस्पष्ट मन की भावना के आधार पर हर दल में अच्छे साफ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन साफ सुथरे लोगों को काम करने की अनुकूलता देना नेतृत्व की महत्ता को निर्भर करता है कि उसका नेतृत्व महत्व कैसे देता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा? कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं कांग्रेस सुरेश पचौरी और उनके समर्थकों की बीजेपी ज्वाइन करने पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने हमेशा सुरेश पचौरी जैसे नेताओं को सम्मान दिया। उनकी हालत वही होगी जो बीजेपी में जाने वाले दूसरे नेताओं की हुई है। सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला था। कई कमेटियों में उन्हें ही बताया उनके इस्तीफे में, तो मैं मानता हूँ ऐसे में वो गए, फिर भी गए। इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। क्यों लिया, क्या लिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आग्रह करता हूँ, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इससे पहले जितने लोग गए 90% बीजेपी में जाने के बाद एक दिन की हार फूल माला पहनी उन्होंने,
ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो वहां जाके। माननीय पचौरी जी के बारे में ये कहूँगा कि काफ़ी पदों पर रहे, 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस उम्र के इस पड़ाव में अगर आप आपकी विचारधारा बदलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई व्यक्ति 75 साल में अपनी विचारधारा बदल सकता 70 साल में। पार्टी कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, पूरे परिवार ने, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया पार्टी छोड़ के, तो बड़ा एक दुख का विषय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले 1 महीने से ऊहापोह की स्थिति चल रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें चलती रही। कमलनाथ तो रुक गए, लेकिन सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ दी, साथ में 3 पूर्व विधायक भी ले गए। 1 दिन पहले तक किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। ऐसे में आने वाले समय में और कितने सियासी धमाके हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।